नमस्कार, एसएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम प्रहार। प्रहार में आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के दावों की, जिसमें रिजवी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी से कई गुना ज्यादा बड़े वक्फ बोर्ड घोटाले की पोल खोली है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इसकी जांच कराने की मांग की है। रिजवी का दावा है कि यह घोटाला लाखों करोड़ का है। घोटाले में शहाबुद्दीन तत्कालिक समाजवादी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के शामिल होने का जिक्र करते हुए उनके चहेते तत्कालीन अल्पसंख्यक मंत्री आजम खान पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान आजम खान ने वक्फ की जमीन का मनमाने तरीके से उपयोग किया। जमीनों की रेवड़ियां बांटी गई। वक्फ की जिस संपत्ति का इस्तेमाल गरीब और शोषित मुस्लिमों के लिए, उनके परिवार के कल्याण के लिए होना चाहिए था, उसका इस्तेमाल होटल, मॉल और दुकानों को खरीदने और बेचने के लिए किया गया। वक्फ की जमीन में केवल किराया घोटाला ही नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ की जमीन की अवैध बिक्री का मामला भी है। मौलाना रिजवी ने शिया और सुन्नी दोनों के वक्फ बोर्ड पर यह आरोप लगाए हैं और बाकायदा बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन का नाम लेकर घोटालों का आरोप उन पर बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड में धांधली और घोटाला को लेकर पहली बार किसी ने सरकार को कोई चिट्ठी लिखी हो। इससे पहले भी शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने घर वापसी के बाद, जो जितेंद्र त्यागी हो चुके हैं, उन्होंने भी वक्फ बोर्ड में घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और जांच की मांग की थी। लेकिन ना तो उस समय कोई जांच हुई और ना ही आज कोई जांच के आदेश हुए हैं। यह भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश सुन्नी बोर्ड ने बहराइच के सालार गाजी दरगाह में 100 करोड़ के चढ़ावे चोरी का आरोप भी लगा है और बहराइच के जिलाधिकारी से जांच कराने की मांग भी की है। इसकी दरअसल वक्फ में चल रही अनियमितता पर सरकार की नजर पहले से है और यही कारण है कि केंद्र सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन का रास्ता चुना। सरकार का दावा है कि नए प्रावधानों से रिकॉर्ड डिजिटल होंगे, संपत्तियों का सत्यापन बेहतर होगा, फर्जी दावों पर रोक लगेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। तो दूसरी ओर विपक्ष और कई मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि यह संशोधन वक्फ संस्था की स्वायत्तता को खत्म करने के लिए किया गया है, क्योंकि इसमें वक्फ बोर्ड में सरकार का हस्तक्षेप, सरकार का दखल जो है वो बढ़ रहा है। यानी बहस केवल जमीन की नहीं, बल्कि अधिकार, जवाबदेही और कानून की भी है। रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा ज्यादा जमीन वक्फ के कब्जे में है, लेकिन ज्यादातर जमीनों के कागजात वक्फ के पास है ही नहीं। और यही वजह है कि बिना कागजात वाले जमीन की खरीद फरोख्त और लीज पर लगाने में लाखों के वारे न्यारे किए जा रहे हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या वक्फ बोर्ड के लाखों करोड़ के घोटाले को समाजवादी सरकार का संरक्षण प्राप्त है। मैं कहूंगा एक बार स्क्रीन पे सवाल दिखाएं। हमारे जो पीसीआर के लोग हैं उनसे मैं कहूंगा कि स्क्रीन पर सवाल लाएं कि क्या समाजवादी सरकार का संरक्षण प्राप्त था जो पिछले जो घोटाले हुए वक्फ पे उसके। और दूसरा जो सवाल है कि क्या वक्फ बोर्ड में हुए घोटालों की जांच से सरकार अपने आप को अलग रखना चाहती है। तीसरा सवाल कि जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच एसआईटी कर सकती है, तो फिर वक्फ बोर्ड के घोटाले की जांच क्यों नहीं। क्या देश भर की सभी वक्फ संपत्तियों का स्वतंत्र ऑडिट और डिजिटल सत्यापन होना जरूरी है, यह भी एक सवाल है। और सबसे अंतिम और अहम सवाल यह कि क्या वक्फ की जमीनें जल कल्याण की जगह भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। करेंगे इस पर चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे भी मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले शहाबुद्दीन रिजवी ने जो कहा था वो सुनवाते हैं आपको, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक बार सुनते हैं क्या कहा शहाबुद्दीन रिजवी ने। आदित्यनाथ जी हर सभा में वक्फ बोर्ड का जिक्र करते हैं, वक्फ संपत्तियों का जिक्र करते हैं। इसलिए मैंने उनको एक ये पत्र मैंने लिखा है और इस पत्र के माध्यम से मैंने मांग की है कि उत्तर प्रदेश में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड की जांच कराई जाए। चूँकि वक्फ एक खालिस शरई और मजहबी मामला है जो मुसलमानों से मुताल्लिक़ है। हमारे बुजुर्गों ने संपत्तियां जो वक्फ की थी उसका मकसद ये था कि उससे होने वाली जो आमदनी है वो आमदनी गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम और बेवाओं की मदद में खर्च की जाएगी, उनकी किफ़ालत की जाएगी, यतीमों की सरपरस्ती की जाएगी, गरीबों, कमज़ोरों को उनको पैरों पर खड़ा किया जाएगा। मगर ये सब ना हो करके जो वक्फ के जिम्मेदारान थे उन लोगों ने
वक्फ की संपत्तियों को जो करोड़ों में थी उनको रेवड़ियों के भाव बेचा गया, वक्फ की संपत्ति को बर्बाद किया गया। और ये सारी बर्बादी सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई। 3 बार मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने और 1 बार अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, और उनके बाद हर सपा के शासनकाल में आजम खां अल्पसंख्यक और वक्फ और हज के मंत्री हुआ करते थे। आजम खां के चहीतों को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का और शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। जुफर फारूकी चेयरमैन रहे, अमीर आलम रहे, उसके बाद में हाफिज मोहम्मद उस्मान रहे, फिर जुफर अहमद फारूकी कई बार यानी 3 बार चेयरमैन रहे। और ये सब वो लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के और आजम खां। तो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी हैं। इस बार बरेलवी साहब हमारे साथ गेस्ट भी हैं, आज जुड़े हुए हमारे पैनल में। बरेलवी साहब आपका स्वागत है। और हमारे साथ स्टूडियो में आए हुए हैं हाजी नाजिम जी। हाजी नाजिम जी आपका भी स्वागत है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से हमारे डॉक्टर अशोक गुप्ता जी हैं, आपका भी स्वागत है। और मधु मुकुल त्रिपाठी जी वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत जो है मैं शहाबुद्दीन साहब से करूँगा। शहाबुद्दीन साहब, सबसे पहला सवाल आपने जो उठाया बड़ा अहम सवाल है, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि ये जो सवाल उठाने में हुजूर बहुत देरी कर दी आपने। जब ये हो रहा था तब आप कहाँ थे? देखिए मोहतरम, मैं 2001 से इस बात को उठा रहा हूँ और बराबर मैंने वक्तन फौक्तन जो है मैं लिखता पढ़ता भी रहा और अधिकारियों को भी आगाह करता रहा, पॉलिटिकल लोगों को भी आगाह मैंने किया। और जब 2025 में वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट से पास हुआ तो आप जानते होंगे, आपने देखा होगा, भारत में एक अकेला और वाहिद मैं शख्स हूँ कि मैंने बताया था कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के हितों में है, कौम की फलाह बहबूद के लिए होगा, उनके हितों को ध्यान रख के काम होगा, करप्शन नहीं होगा। ये सारी बातें मैंने उस वक्त भी मैंने कही थी। और आज फिर मैंने करप्शन के ताल्लुक से बात की है कि चूंकि मुख्यमंत्री जी बराबर अपनी रैलियों में ये बातें कह रहे हैं और मगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई के नाम पे प्रैक्टिकल तौर पर कुछ नहीं है, तो इस वजह से मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि वो कार्रवाई करें। जिस तरीके से उन्होंने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के सिलसिले में कार्रवाई की, एसआईटी गठित हुई और चोर पकड़े गए, ऐसे ही वक्फ बोर्ड शिया हो या सुन्नी हो, इन दोनों बोर्डों में कार्रवाई हो, एसआईटी गठित हो और चोर पकड़े जाएं। क्योंकि तो आपने ये हमारे केवल बुजुर्गों पत्र लिख ने करके, रिजवी साहब, आपने पत्र लिख करके शिकायत की है या आप बोर्ड में भी आप गए, या अब तो जो संशोधन है संशोधन के हिसाब से आप डीएम के पास भी जो है शिकायत कर सकते हैं, तो क्या आपने वो सारी प्रक्रियाएं पूरी की हैं? देखिए, अभी आपको जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का वक्फ बोर्ड इस वक्त कलअदम है, यानी मौजूद नहीं है, उसका टाइम पूरा हो चुका है। इस वक्त कोई जो है उसका जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ एक अधिकारी को सीईओ बना दिया गया है, वही संचालन कर रहा है। अभी फिलहाल वहां कोई काम नहीं हो रहा है, कोई कमेटी का गठन होना या आदेश होना, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री को लिखा है, जो उत्तर प्रदेश का मुखिया है, तो मैंने मुखिया को लिख करके दिया है। एक बात, दूसरी बात यह है कि अभी हमारे चैनल पे हमें खुशी हो रही है कि हाजी नाजिम खान साहब जैसी शख्सियत दानिश्वर हैं, वो जुड़े हुए हैं। अभी आपको वक्त के मामलात में हाजी नाजिम साहब भी आपको तफसील से बताएंगे कि हमारे बुजुर्गों ने जो वक्फ किया था, उस वक्फ की यानी वाकिफ की मंशा ये थी कि वक्फ से होने वाली आमदनी गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा, मिस्किनों पे खर्च की जाएगी, मगर ये ना हो करके वो जाती मकसद में खर्चा हो रही है। वक्फ की संपत्ति उन पंचर लगाने वाले बच्चों को मिले, उनको मदरसा से निकाल करके उनको अच्छे स्कूल में दाखिला मिले, अंग्रेजी स्कूल में उनके हाथ में कंप्यूटर आए, इसके लिए वक्फ को काम करना चाहिए, बोर्ड को काम करना चाहिए, लेकिन अभी भी उसमें कुछ नहीं हो रहा। हाजी नाजिम हमारे साथ हैं, आपने नाम लिया, मैं उन्हीं के पास जाऊँगा। हाजी साहब, जो बात कह रहे हैं शहाबुद्दीन जी, क्या आपको लगता है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं और जो वक्फ का उद्देश्य था, उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है और पॉलिटिकल लोगों ने इसमें घोटाला कर करके ख़त्म कर दिया, अंदर में दीमक की तरह चाट गए?
देखिए, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की बात आती है, देखिए धार्मिक संस्था नहीं है, प्रशासनिक मामला है। यहाँ पर आपको पता होगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन आता है वक्फ बोर्ड। लेकिन जब भी वक्फ बोर्ड की बात होती है तो ये हमारे अपने बाप दादाओं की मिल्कियत है, जो हमारे बाप दादाओं ने ये वक्फ जमीन जो इसलिए वक्फ करी, यानी कि अल्लाह के नाम पे दान इसलिए करी ताकि हमारे जो मुस्लिम समाज के यतीम बच्चे हैं, बेवाएं हैं, उनको फायदा मिल सके, जो गरीब मुस्लिम समाज का तबका उसको फायदा मिल सके। लेकिन हुआ क्या, हमारे वक्फ की हुई जमीन को किस तरीके से कौड़ियों के दाम बेच दिया गया, यह बहुत ही दुखदायी बात है। और देखिए, रही बात ये, जिस तरीके से यहां पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब ने एक बात कही है, तो देखिए उन्होंने कहा कि ऑडिट होना चाहिए, बिल्कुल ऑडिट होना चाहिए। लेकिन एक चीज और भी है, यहां वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके का मंथन करा जा रहा है, तो यहां पर आश्रम की जमीनों की भी जांच होनी चाहिए, या मठ की भी जमीनों की जांच होनी चाहिए। पता तो चले हमारे देश के पास वक्फ बोर्ड के अलावा और जो जमीन है आश्रम के पास भी है, बाकी और मठ के पास कितनी जमीन है, ताकि हमारे मुस्लिम समाज का गरीब तबका जो है उसके बारे में बात होती है। और कहा जाता है कि मुस्लिम समाज का जो गरीब तबका उसके लिए वक्फ बोर्ड की जमीन दी गई है। तो मेरे भारत के अंदर हर कोई हिंदू जो है अंबानी अडानी नहीं है, वो भी एक गरीब तबका है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसी जांच होनी चाहिए कि उसको भी जमीन मिलनी चाहिए। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ नजर है वक्फ बोर्ड की जमीन पर, जो हमारे अपने बाप दादाओं की मिल्कियत है। और रही बात यहां पर चिट्ठी लिखने की, तो देखिए मैं शहाबुद्दीन रिजवी साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ऑडिट होना चाहिए, हर चीज की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लेकिन एक चीज और है, एक चिट्ठी और लिख देनी चाहिए शहाबुद्दीन रिजवी साहब को कि देखिए इस वक्फ बोर्ड की जमीन पे अब मुसलमानों का हक नहीं रहा, ये सब राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये वक्फ बोर्ड की जमीन ले ले, ताकि क्योंकि भला तो जब भी मुस्लिम समाज के उन यतीमों का, गरीबों का तब भी नहीं हो रहा, तब भी वहां का पैसा कहां जा रहा है इसका तो आज तक हम लोगों को पता नहीं चला। हम हमेशा आवाज उठाते आए हैं कि भी हमारे वक्फ बोर्ड्स के जो जमीन है, जिनकी दुकान है, उनसे आमदनी है, उसका पैसा जो गरीब बच्चे हैं, गरीब तबका है, उसमें कहां लगा, लेकिन उसका पता नहीं चल पाता। लेकिन हाँ, एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने कहता हूं मुकेश जी, कि जिस तरीके से यहां पर वक्फ बोर्ड को लेकर एक पूरे भारत के अंदर एक नैरेटिव सेट किया गया था, यह कहा गया था कि देखिए ये जहां पे भी कपड़ा रख देंगे या कहीं पे रुमाल रख देंगे, ये जमीन इनकी हो जाती है। यही नैरेटिव ऐसा सेट करके मुसलमानों की छवि भारत के अंदर खराब करने की कोशिश करी गई। ये संशोधन में हटा, वन से वक्फ इज ऑलवेज अ वक्फ, ये कानून है। अब जाकर के देखिए जो 13 में जो बनाया था मनमोहन सिंह, हाँ मुकेश जी देखिए, से ठीक पहले 13 में संशोधन किया था, यही था, वन से वक्फ इज ऑलवेज अ वक्फ। कहीं पर आपने कभी तजिया रख दिया किसी के घर के बरामदे पे ना, तो बोलिएगा वो जो वक्फ की जमीन हो गई। अभी मैंने एक बात कही थी मुकेश जी, तो है ही, ऐसा थोड़ी है। मुकेश जी आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। हाँ। मैंने कहा कि ये धार्मिक संस्था नहीं है, मैंने कहा कि ये प्रशासनिक धार्मिक संस्था नहीं है, तो तजिया वाली जमीन को अपनी जमीन क्यों कह देते हो भाई? यहाँ पे गरीबों की जमीन पे मुसलमान का नाम आपने जो एक बात कही, कपड़ा रखवा देते, मैं रिजवी साहब के पास जाऊंगा इसके लिए। आपने कही कि ये मेरे बाप दादा की, आपके बाप दादा की नहीं है जमीन, वो अल्लाह के नाम पे समाज के गरीब तबकों के लिए। आपके बाप दादा की नहीं है, आपके बाप दादा की नहीं है, भारत की जमीन है जो पाकिस्तान, नहीं, ये आपके बाप दादा की जमीन नहीं है जो आप जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल करें इसका। ये समाज की जमीन है, ये समाज की जमीन है। आप जब तक ये सोच नहीं बदलेंगे, हाजी नाजिम, जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे ना, तब तक इसका समाधान नहीं होगा। आप करें आपके बाप दादा की नहीं है, समाज की जमीन है। बाप दादा की होती ना तो आपके पास होती, वक्फ नहीं हो जाती, वो वक्फ किया गया इसका मतलब समाज की है। और आप बुजुर्गों ने नहीं किया, उस पर जाएंगे, चलिए हमारे अभी हम जाएंगे, हम मधु मुकुल त्रिपाठी जी इस पर ज्यादा अच्छा बताएंगे। लेकिन इससे पहले जो है मैं एक बार अशोक गुप्ता जी के पास जाऊंगा, जो समाजवादी पार्टी के हैं। अशोक जी आप बात सुन रहे हो? अगर बगल वाले से बात करना बंद कर दे तो आपसे बात करें हम। अशोक जी जी बताइए मुकेश जी, बताइए। मैं कह रहा हूं कि आप ही पे सारा आरोप है, आप ही के सरकार में जो थे आजम खान साहब, उन्होंने ही सारे घोटाले किए जैसा कि कह रहे हैं शहाबुद्दीन साहब, और इसी की वजह से ये चीजें लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं। पहले वसीम रिजवी साहब ने भी लिखा था तो कुछ नहीं हुआ, आज शहाबुद्दीन ने लिखा है तो क्या कुछ हो जाएगा। लेकिन आप लोगों की इतनी मोटी चमड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार को भी लगता है यार जाने दो, कितना इसमें जाए हम। मुकेश जी, वक्फ बोर्ड की जमीन चाहे सिया वक्फ बोर्ड की हो, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन हो, इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का पहरा रहता है। और समय समय पे सरकारें ये बात भी बोलती रही, इनके संबंधित विधायक मंत्री और इनके चेयरमैन भी बोलते रहे। और सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानता है, पूरा देश जानता है कि जो वक्फ बोर्ड की जमीन है
ये गरीबों के लिए है, ये कमजोरों के लिए है, जो परेशान है उनके लिए है। इसमें धार्मिक चीजें खोली जा सकती हैं, जैसे स्कूल हुआ, अस्पताल हुआ, इस तरीके से चीजें जो मतलब गरीबों की मददगार हो। लेकिन यदि वक्फ बोर्ड की जमीन पे राजनीति हो तो ये ठीक बात नहीं है। यानी प्रभु श्री राम की मंदिर में चोरी हुई है और वक्फ बोर्ड की जमीन की चोरी हो रही है, ये दोनों कंपेयर किया जाए तो मैं मानूंगा कि ये सही बात नहीं है, ये आस्था के विषय है। कंपेयर कोई नहीं कर रहा है सर, कंपेयर कोई नहीं कर रहा, लेकिन एक साथ दो घटनाएं हो जाएंगे तो क्या एक ही का जिक्र करेंगे? कोई कंपेयर नहीं कर रहा है। दान जो है ना वो चढ़ावा चोरी मुश्किल से 2 से 3 करोड़ का है और आपका ये लाखों करोड़ में ये घोटाला है और आप लोग लगातार सिस्टमैटिकली करते आ रहे हैं। जब जब सरकार रही समाजवादी पार्टी की, आप लोगों ने जमीन बेचे, आप लोगों ने जब गलत लोगों को लीज पे दी जमीन, किराया खाया आपने, अपने चहेतों को रेवरियों की तरह जमीन बांट दी आपने। मुकेश जी पहले पूरी बात सुनिए। जब समाजवादी सरकार थी तो जमीन को डिजिटल किया गया, वक्फ बोर्ड की जमीन को डिजिटल किया गया, उसकी बाउंड्री कराई गई और ना कि केवल मुसलमानों की 80% जमीन की के पास पेपर नहीं है सर, 80% वक्फ की जमीन के पास पेपर नहीं है, ऐतिहासिक साक्ष्य पे चल रहा है वो। उसका पेपर आपने नहीं मांगा, बीजेपी मांगी संशोधन करके। मैं एक बार जाऊंगा उसकी असल कानूनी स्थिति क्या है, मैं मधु मुकुल त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा क्योंकि बहुत नजदीक से ऐसे मसलों को वो देखते आ रहे हैं। और पूरी बात हो जाने दीजिए। अरे मुकेश जी मेरी पूरी बात हो चलिए बात पूरी कर लीजिए, ठीक है भाई। जब पूरी बात आप नहीं कहने देंगे, जैसे हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ये बात जानकारी की और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इन्होंने लेटर लिखा। अच्छी बात है यदि कोई चीज गबन हो रही है, लेकिन उन चीजों को तथ्यों के साथ सबसे पहले FIR होनी चाहिए और फिर उसकी जांच होनी चाहिए। मौलाना साहब को तथ्यों के साथ CBI को लेटर लिखना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को लिख ही दिया है, लेकिन तथ्य इकट्ठा करके अब ये देखना पिछले 12 साल से केंद्र की सरकार भाजपा की, पिछले 9 साल से प्रदेश की सरकार भाजपा की, पिछले 12 और 9 लगभग 21-22 साल का मामला हो गया है। ये देखना होगा कि इन्होंने पिछले 21 साल में क्या किया है। किया ना सर, इन्होंने आजम खान की पूरी यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया ना, तो वक्फ वाली थी कार्रवाई तो शुरू है, जिसके सबूत मिले उसको तोड़। आजम खान के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, आपको क्या लगता है ये शहाबुद्दीन जैसे लोगों ने ही डॉक्यूमेंट्स दिए ना सारे? तो वो जो कार्रवाई हुई है आजम खान की यूनिवर्सिटी पे, आजम खान की जमीन पे, वो तो इसी कारण हुई है। वक्त पे जमीन पे स्कूल, कॉलेज, सामाजिक चीजें, अस्पताल बनाने का इनके धर्म में भी है और शायद हमारे कानून में भी होगा। अभी कानून के जानकार बताएंगे। ठीक है, चलिए आपने कहा तो आप कानून के जानकार से एक बार सुन भी लीजिए। वो बहुत देर से सुन करके आप लोगों को वो लग रहा है कि कब उनको मौका मिलेगा और सच बोलेंगे वो। जी मुझे 2 मिनट नहीं दिए आप सर, आप आपके पास दोबारा आ जाएंगे, अभी तो शुरुआत हुई है। जी मधु जी, तो मेरा पूरा एक पहला आप लिख करके रखिए सर, दोबारा आ जाऊंगा आपके पास। जी मधु जी। नहीं लिखे, क्या लिख ले बताइए, आप हमको बोलने नहीं दे रहे। नहीं अरे सब तो इतना तो बोलने दिया सर, आप बोलते बोलते तो आप चले गए बाहर। जी मधु जी। देखिए मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं कोटशा धन्यवाद दूंगा रजवी साहब को, लेकिन मैं ये अनुरोध करूंगा कि केवल उत्तर प्रदेश का नहीं इनको लिखना था, संपूर्ण भारत में जितने भी वक्फ की जमीनें हैं, जितने घोटाले हैं, सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जैसे श्री राम मंदिर की हो रही है। एक बात से मैं भी सहमत हूं जो नाजिम जी कह रहे हैं कि हमारे देश में जितने भी चर्च, आश्रम या ये तथाकथित दरगाह, तथाकथित मठ, तथाकथित मस्जिद, तथाकथित वक्फ की जमीनें हैं, सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए। केवल ऐसा नहीं कहना चाहिए कि केवल आश्रम की या वक्फी ही हो। अब बात आती है कानूनी प्रक्रिया की। आपने बहुत बढ़िया बात कही कि पहले जो वक्फ एक्ट था उसके तहत वंस ए वक्फ ऑलवेज वक्फ। एक चीज हमें नोट करना होगा कि हम आपसे ज्यादा मुस्लिम कानून को बरेलवी जी जानते हैं। बरेलवी जी ने बहुत स्पष्ट बात कही जो कि वक्फ है क्या। इसका प्रोसेस था कि जो लोग दानदाता थे उन्होंने दान दिया, किस लिए? गरीबों के लिए। किस लिए? कि मुस्लिम समाज में जो गरीब हैं, वंचित हैं, जो परेशान हैं, जिनका कोई कहीं सुनने वाला नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, उनकी मदद हो। लेकिन हुआ क्या? उसके स्वरूप से बगैर उसका कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स किए बड़े बड़े लोग, मैं आपको वादा करता हूं, केवल जैसा कि रिजवी साहब ने कहा, रजवी साहब ने, कि मुलायम सिंह, अखिलेश
और वो क्या नाम है, आजम आर, यही नहीं, पूरे भारत के बहुत सारे लोग, एक दो नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े तथाकथित धर्माधिकारी इसमें बेनकाब होंगे और जेल जाएंगे अगर ईमानदारी से इंक्वायरी हुई, जैसे श्री राम जन्मभूमि के न्यास की। लेकिन सरकार तो इसमें जाना ही नहीं चाहती सर। सरकार तो पहले भी रिजवी साहब ने लिखा था, वसीम रिजवी ने, उसमें भी कोई जांच नहीं जी। अब मैं बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा। मुझे क्यों बुरा लगेगा, आप बोलिए ना। आप कोई सुन लीजिए, दवा के बाद इसमें हमारी जुडिशरी भी नहीं जाना चाहती, हमारी जुडिशरी भी नहीं जाना चाहती। देखिए, मैं अपने जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जुडिशरी भी कहीं ना कहीं बायस है। अगर इस्लाम की कहीं बात आ जाती है, कितना भी उसमें गलत चीजें हो, वो उसमें नहीं बोलती सरकार। तो भाई आजकल वोट बैंक चल रहा है ना। अभी आपने देखा, आपने खुलकर कहा, रिजवी साहब ने बाकायदा नाम लिया, मुलायम सिंह, अखिलेश, आजम आदि, लेकिन अशोक जी कहां उसको घुमा रहे हैं, धार्मिक आस्था। अरे भाई, और नाजिम जी ने कहा प्रशासनिक, बिल्कुल सही बात कहा, एक प्रशासनिक तथ्य है। और रिजवी जी ने बिल्कुल सही ढंग से पत्र लिखा। हाँ, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एक पत्र भारत सरकार के प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को और मुख्य न्यायाधीश को लिखें कि संपूर्ण भारत में जितने भी वक्फ की जमीनें, कर्नाटक में भी तो इस तरीके का मसला आ ही चुका है सर। कर्नाटक में भी कर्नाटक वक्फ जोड़ जो है, वहां पर भी इस तरीके का मसला है। 12,000 करोड़ की संपत्ति का घोटाला वहां पर हुआ है। आपके ही एक चैनल पर, आपके ही एंकरशिप में मैंने कहा था कि चर्च की भी होनी चाहिए, जो लीज थी खत्म है। लीज तो 1999 में खत्म हो गई, लेकिन अभी तक वो कैसे चल रहा है, इस पे ये भी करेंगे। बिल्कुल अभी वक्त कर है एक छोटे से ब्रेक का कहा जा रहा है। आप ब्रेक से लौटेंगे तो रिजवी साहब के पास जाएंगे और कहेंगे कि जो गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, जो विधवाओं के लिए जो चीजें दी गई थी, उसका इस्तेमाल किस तरीके से जो रईस मुसलमान है वो कर रहे हैं, घोटालेबाज जो मुसलमान है वो कर रहे हैं। इस पर हम करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और इससे जवाब लेंगे उनसे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं, तुरंत वापस लौट के आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ सारे मेहमान बने हुए हैं। अच्छा, शहाबुद्दीन रिजवी साहब के पास जाना चाहूँगा। रिजवी साहब, जो भारत सरकार करती है कि भाई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या है, योजना आयोग क्या कहती है मुसलमानों की संख्या के बारे में, और मुसलमानों के कल्याण के लिए जितनी योजनाएं बनती है सरकार जितना खर्च करती है, मुझे लगता है कि अगर वक्फ अकेला चाहे, वक्फ के पास जितनी ज़मीन, जितनी संपत्ति, जितने पैसे हैं, तो सरकार से मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। वक्फ अपने आप में काफ़ी है कि वो सारे लोगों की समस्या एक साथ एक स्टॉक में जो है दूर कर सकती है। लेकिन नीयत की वजह से, खराब नीयत की वजह से जो है ये ऐसा नहीं हो पा रहा है। आप जैसे लोग बार बार सामने आते हैं टाइम पे, लेकिन इसमें कार्रवाई नहीं होती है। आप लोग इसके बारे में क्या कहेंगे कि आप लोग बोल तो देते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बरलवी साहब भी जो है राजनीति करने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि आपकी टाइमिंग को लेकर के भी सवाल उठ रहा है कि आप अभी क्यों कर रहे हैं, इस टाइम में पहले क्यों नहीं कहा। क्योंकि अभी जो टाइमिंग है वो अभी राम मंदिर वाला मसला चल रहा है, चुनाव भी आने वाला है, और अभी आकर के बरेलवी साहब बोल रहे हैं। देखिए मोहतरम, जो आपने बात कही, तो उस सिलसिले में देखिए, टाइमिंग, यही टाइमिंग है, यही सही वक्त है कि जहां राम मंदिर के चोरों की, चंदा चोरों की चर्चा हो रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो यही सही टाइम है कि वक्फ के जो भू माफिया हैं, जिन्होंने वक्फ की जमीनों की चोरी की है, बेचा है, खुर्द-बुर्द किया है, उन चोरों को भी उजागर होना चाहिए। सही टाइम तो यही है। इसीलिए मैंने जो है वो बात कही, मुख्यमंत्री को मैंने पत्र लिखा। अब रह गई बात जो गुप्ता जी कह रहे थे, तो गुप्ता जी की बात पे मैं इंशाल्लाह अमल करूंगा, और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जितने भी और भी बड़े, ये मधुमुकुल त्रिपाठी जी थे, गुप्ता जी नहीं थे, ये मधुमुकुल त्रिपाठी जी थे, सीनियर लॉयर। अच्छा, त्रिपाठी जी, सॉरी। तो त्रिपाठी जी की गुप्ता जी तो आपके समाजवादी पार्टी से हैं, आपके साथ। भारत सरकार, आ रहा हूँ आपके साथ, आ रहा हूँ समाजवादी जी, अशोक गुप्ता जी। भारत सरकार के जिम्मेदारान को भी लिखूंगा मैं। अब देखिए, ये वक्त जो जगह, वक्त की जो जमीन है, वो पूरे भारत में, हिंदुस्तान में हुकूमत के बाद में अगर नंबर आता है तो वक्फ की जमीनों का नंबर आता है। लगभग एक आंकड़े के मुताबिक 9 लाख से ज्यादा संपत्तियां भारत में वक्फ की हैं, और बाज संपत्तियां ऐसी हैं कि थोड़ी थोड़ी सी जो जगह है वो करोड़ों की है,
वहां पे जो होने वाली आमदनी है वो भी लाखों की है। अगर 9 लाख संपत्ति मान लें और उससे थोड़ी सी आमदनी का भी अगर आप अंदाजा लगाएं तो माहाना कई करोड़ रुपए की आमदनी होती है। अगर 1 करोड़ रुपया एक जिले में लगाया जाएगा तो मैं समझता हूं कि 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं, तो हर महीने में एक पब्लिक स्कूल एक जिले में बन करके तैयार हो जाएगा और हर 5 साल में एक स्टेट में एक यूनिवर्सिटी तैयार हो जाएगी सिर्फ वक्फ की जमीन से। हमें हुकूमत के सामने दामन फैलाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल वही बात मैंने कहा, लेकिन ये ऐसा इसलिए हो रहा है शाहबुद्दीन रिजवी साहब, इसके मूल में अगर आप जाएंगे तो आपका जो आर्टिकल 29 है वो है इसके मूल में, क्योंकि आप लोगों के भाई चूंकि धर्म के आधार पर ये, जैसे कि अभी हाजी नाजिम कहते हैं प्रशासनिक मसला है, लेकिन वक्फ तो धर्म के आधार पे होता है ना। तो आपके पास जो संविधान में आप लोग ये मांग कीजिए भाई आर्टिकल हटा दो और हमारी संपत्ति का भी जो है सरकार ख्याल करे, वक्फ को आप सरकार को सौंप दीजिए। जब क्योंकि वक्फ को जो चलाने वाले लोग हैं वो अगर उसको चला नहीं पा रहे हैं, उनकी नीयत सही नहीं है, तो या तो सरकार को दे दिया जाए या इंडिपेंडेंट ट्रस्ट जिस तरीके से राम मंदिर में हो रहा है आप कह रहे हैं, तो उस तरीके से दे दिया जाए। देखिए वक्फ जो है ना ये वाकई मजहबी और शरई मामला है और इसमें शरीयत की रोशनी में अगर देखेंगे तो वाकिफ की मंशा के खिलाफ कोई काम नहीं किया जा सकता। वाकिफ मतलब जैसे मैं समझता हूँ इसको, लेकिन इसको प्रोटेक्शन तो हमारे संविधान से ही मिल रहा है ना। तो उस प्रोटेक्शन को अगर आप कहें कि क्योंकि उसका जो उसका मकसद है वो मकसद तो पूरा नहीं हो रहा है ना, जिस मकसद के लिए वक्फ था वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। ये वक्फ बोर्ड जो अलग अलग राज्यों में बनाए गए हैं और एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया गया है जो तमाम स्टेटों के वक्फ बोर्डों को निगरानी करेगा, देखरेख करेगा। तो ये दरअसल रखरखाव के लिए बनाया गया है कि कोई जमीन खुर्द-बुर्द न हो और वाकिफ की मंशा के मुताबिक जो है वो अमल किया जाए। जो नहीं हो रहा है और जिसको भी जिम्मेदारी दी गई, चेयरमैन बनाया गया, सदस्य बनाया गया और उससे संबंधित कर दिया गया किसी अधिकारी को। इन सब लोगों ने भूमाफियाओं से मिलकर के, बिल्डरों से मिलकर के जमीनों को बेच दिया, जो शरन भी जुर्म है, गुनाह है और कानूनन भी जुर्म है। बिल्कुल हाजी साहब आपने हाथ उठाया, आप बोलेंगे, लेकिन एक सवाल मेरा है कि जिस तरीके से कह रहे हैं शाहबुद्दीन जी कह रहे हैं कि हमने लिख दिया है उसको और ये FIR नहीं करवा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं ये प्रशासनिक मसला है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो करप्शन अगर हुआ है किसी को पता है तो FIR तो कोई भी करा सकता है। तो शाहबुद्दीन नहीं तो नाजिम खान क्यों नहीं? हाँ देखिए मुकेश जी, देखिए अभी आपने कहा कि अगर भ्रष्टाचार हुआ तो हाजी नाजिम खान भी FIR दर्ज करा सकता है। तो देखिए हम लोग तो हमेशा आवाज उठाते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे अपने बुजुर्गों की ये जमीनें जो अल्लाह के नाम पे दान करी गई है, जिसका फायदा वहां राज्य सरकार के अधीन और केंद्र सरकार के अधीन मामला है। और रही बात ये अभी वक्फ बोर्ड का जो मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, विचाराधीन मामला है, उस पर ज्यादा टिप्पणी ना करते हुए मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगा कि आपने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात करी थी, मैं आपकी बात से बड़ा गदगद हो गया क्योंकि मुकेश जी ने वो बात कही है जो आज तक हर कोई इस बात को कहते हुए डरता है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में। आपने बिल्कुल सही कहा, भारत के मुसलमानों के हालात दलित से बदतर है, आपने बिल्कुल सही कहा, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में है। तो उससे पहले मैं आ जाता हूं आर्टिकल 341। तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उस वक्त क्या था, आर्टिकल 341 को बैन कर दिया गया था 10 अगस्त 1950 में। अगर आपने देखा होगा कि अगर मुस्लिम समाज के अंदर अगर कोई धोबी समाज का है तो उसको आरक्षण नहीं है, अगर कोई हिंदू समाज के अंदर अगर धोबी है तो उसको आरक्षण है। यही तो आर्टिकल 341 से धर्म के नाम पे बैन करा गया था आर्टिकल 341। अगर मुस्लिम समाज तो नहीं है ना, अगर मुस्लिम समाज का अगर कोई नाई है तो उसको आरक्षण नहीं है। कौन कह रहा है समाज का नाई है, कौन कह रहा है भाई साहब? आप गलत आंकड़े दे रहे हैं। वेस्ट बंगाल में 200 मुस्लिम की जो उपजातियां उसको ओबीसी में ममता ने शामिल कर दिया। आर्टिकल 341 और सुनिए आप, महाराष्ट्र में लगभग पूरे मुसलमान को ओबीसी का आरक्षण दे दिया गया। SC में आरक्षण, ST में आप नहीं है तो ST में नहीं मिला आपको, लेकिन OBC और SC में तो सारे मुसलमानों का आरक्षण है। बिहार में आरक्षण है, उत्तर प्रदेश में आरक्षण है। अभी तो 200 उपजातियों को आपने वेस्ट बंगाल में ढकेल दिया।
कर्नाटक में ढकेल दिया, आपके जो नहीं थे सक्षम आरक्षण के लिए उसको भी उसमें शामिल करा दिया आपने। और आप गजब बात कर रहे हैं, कब की बात लेकर के कहां पटक रहे हैं आप? मुकेश जी, आर्टिकल 341 बहाल हो जाए, अगर आर्टिकल 341 अरे बहाल करके क्या कीजिएगा, उसकी सुविधा तो मिल ही रही है आपको। भारत के मुसलमानों के अरे भाई साहब, 341 क्या कहता है? 341 क्या कहता है, जरा बताइए। 341 क्या कहता है? हाँ, मैंने बताया ना कि आर्टिकल 341 ये कहता है कि धर्म के आधार पे जो है आरक्षण जो है वो नहीं मिलेगा। वो तो हमारे प्रेमबल में लिखा हुआ है। हमें उसके लिए वो तो प्रेमबल में लिखा हुआ है कि हम किसी को भी जो है जाति, धर्म और सेक्स के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। उसके आधार पे कोई भी कानून नहीं बनता है तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है। ये हमारे साथ मधु मुकुल जी हैं, वो बताएंगे बेहतर। मधु मुकुल जी, क्या आपको लगता है कि जो बात ये हाजी नाजिम कह रहे हैं इसमें कोई दम है या कोई तथ्य है इसमें? आपकी आवाज नहीं है सर, अनम्यूट करें जी। पहले तो आवाज आ रही है जी? आ रही है जी। देखिए, पहले तो हाजी नाजिम जी कानून के विद्यार्थी नहीं हैं। उनका कोटिंग 341 क्या है यही उनको नहीं समझ में है कि बहाल होगा या नहीं होगा। दूसरी बात, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो प्रियम्बल कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं सकता। हालांकि रिजर्वेशन में डिस्क्रिमिनेशन तो है, लेकिन जो हाजी नाजिम बार बार ये कह रहे हैं कि मैं आवाज उठाता रहता हूं, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये एफआईआर क्यों नहीं कराया आज तक। जैसे अभी एक बंधु कोई कह रहे थे कि ये समय उचित नहीं है। मैं कहता हूं कि कोई भी क्राइम कहीं कारित हो रहा है, किसी भी समय कोई भी आवाज उठा सकता है और उसके विरुद्ध बोल सकता है। अब मुझे एक बात की खुशी है कि रिजवी जी ने नेशनल मीडिया में ओपनली कहा कि मैं माननीय राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री को भारत में जितने भी चाहे आश्रम हो, चाहे चर्च हो, चाहे मठ हो, चाहे दरगाह हो, चाहे ये वक्फ हो, चाहे मस्जिद हो, सबकी शिकायत करेंगे कि सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए, सबका ऑडिट होना चाहिए। अब रही बात कानून की, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, मैं अनुरोध करूंगा, थोड़ा सा मेरे मेडिकल इश्यू है। मैं नाजिम जी से अनुरोध करूंगा कि 341 पढ़ लें। 341 पावर देता है प्रेसिडेंट को, न कि, और वो बहाल है। 341 सस्पेंड नहीं है, आर्टिकल 341 सस्पेंडेड नहीं है। वो एक बार पढ़ लें। बिल्कुल, हाजी नाजिम तो अभी चले गए हैं दूसरे स्टूडियो, उसमें रिकॉर्डिंग में उनको जरूर भेजूंगा। हमारे साथ आलोक जी हैं, वो अशोक जी हैं। अशोक जी हाथ उठाएं। जी अशोक जी, बताएं, आपकी बारी, आप बोलिए अब जितना समय है। अशोक जी। सर, जी जी। हमारा डिबेट था वक्फ बोर्ड की जमीन पे, ना कि यहाँ कानूनी कार्रवाई, ना वकालत की बहस थी। मुझे तो बोलने का मौका नहीं दिया। 10-5 मिनट मिला है। समय दे रहा हूँ, पूरा समय दे रहा मैं बोल रहा हूँ जी। जिसका दाना उसका गाना। मुकेश जी, जिसका दाना उसका गाना। मौलाना साहब कह रहे ये वक्त सही नहीं है। एक बार कहते हैं इसका यही सही वक्त था मुख्यमंत्री की चिट्ठी लिखना, और जब एफआईआर करने की बात आती है तो कहते हैं नहीं ये सही वक्त नहीं था। एक गाना 2027 में, अरे यार आवाज आ रही है सर, बोलते रहिए जी। नहीं, आवाज आ रही है, हमारा वो फोन आ गया था भाई, क्या करूं। हाँ, बोलते रहिए। मैंने क्या बताया? हाँ, मैं बोल रहा हूँ सर, जिसका दाना उसका गाना। अब सही वक्त है। मौलाना साहब जैसे लग रहा है कल ही शपथ लिए, परसों शपथ लिए और कल उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दिया। इससे पहले इनका जैसे लग रहा है ध्यान ही नहीं था। पिछले 22 साल की सरकार देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इनको सारे चोर समाजवादी में दिख रहे हैं, तो ये देखने की इनकी नजरिया है। अब ये बताइए, इन्होंने समाजवादी सरकार में कितने बार आंदोलन किए जब इनके वो हो रहे थे, और समाजवादियों ने तो चाहे उर्दू अकादमी हो, चाहे कब्रिस्तान की बाउंड्री हो, सबको सुरक्षित करने का व्यवस्था किया है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, 2027 में चुनाव आने वाला है, और ये जो मंदिर की अभी चोरी हुई है हमारे प्रभु श्री राम जी के दरबार में, जो खजाना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने मिल करके लूटा है, उधर से डाइवर्ट करने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी ये दूसरी तरीके से एक आदमी को ला करके पकड़ के खड़ा कर दिया गया, जिनके इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो साक्ष्य जुटा करके एफआईआर करावे, सीबीआई जांच मांग करे। अरे और तो और इनको बताए उत्तर प्रदेश में ही क्यों दिखा था, पूरे देश में क्यों नहीं दिखा कि पूरे देश के लिए लिखा जाए? क्या वक्फ की जमीन उत्तर प्रदेश में ही थी? और जितनी जमीन की सुरक्षा, वक्फ बोर्ड की जमीन की सुरक्षा जितना समाजवादी सरकार में हुआ है, बता दो भारतीय जनता पार्टी में कितनी जमीन की बाउंड्री हुई है, कितने मतलब कब्रिस्तान की बाउंड्री हुई, कितनी उर्दू अकादमी को वो हुआ गया है। और तो और देखिए,
बुलडोजर जरूर चला है। हाँ। तो ये कोई काम किए नहीं है। इसी है। तरीके 2-4 लोगों को पकड़ करके ठीक है, आप समय समय से सबको ही बाहर साबुद्दीन साहब को कह रहे हैं। साबुद्दीन साहब दिल्ली में रहते तो दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश से पूरी दुनिया की बात थोड़ी करेंगे, पूरे आप देश की को बात क्यों करेंगे नहीं तो आप लिखा? बोलेंगे भाई प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं लिखा? नहीं, उत्तर प्रदेश में भाई आप भी तो कर सकते हैं सर। आपको लगता है सब चीज सही है, आपके हिसाब से सब चीज सही है वक्त में? आप बताएं अशोक जी, आपके हिसाब से वक्त में सब चीज सही चल रहा है? मुकेश जी, हाँ, मैं वक्फ बोर्ड की जमीन का चौकीदार नहीं हूँ। वक्फ बोर्ड के जमीन का चौकीदार प्रदेश और देश की सरकार है। और हाँ तो वो अब इनके कार्रवाई धार्मिक करेगी लोग ना। जब आप चौकीदार थे तो आपने चौकीदारी की नहीं ना, उसी पे तो मैंने इल्जाम लगा ऑलरेडी रहे हैं। आपने कराया। चौकीदारी नहीं की। मुझे- आपने जो सुरक्षित हाथों में देने की बात कही है, तो आपको सुरक्षित हाथ अपने ही लोगों के लगे। आपने आजम खान को दे दिया, आजम खान के इनको भाई भतीजों को दे दिया, नहीं, और जो दूसरे आजम- आपके जो चहेते थे आजम उनके हाथ खान में जो देश बोले के उसी के हाथ में बुजुर्ग सुरक्षित व्यक्ति रहेगा। चलिए आपकी बात का जवाब शहाबुद्दीन साहब दे रहे हैं। जी रिजवी साहब मोहतरम, ऐसा है जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, चोरों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, चोरों की सरपरस्ती कर रहे हैं, चोरों को संरक्षण प्राप्त दे रहे हैं। तो ये इनकी समाजवादी पार्टी के लोगों की पुरानी आदत है कि चोरों को बचाना, और खुद चूंकि चोरी में खुद के भी हाथ मुलविस हैं, रंगीन हैं, इस वजह से बचाने का काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक जगह की मिसाल आपको देता हूं, अभी सब पूरा उत्तर प्रदेश समझ में आ जाएगा। देखिए, एक मोहल्ला कोहना है रामपुर शहर के अंदर। मोहल्ला कोहना में जो वक्फ की द्वारा बनी हुई सराय थी, उस पर आजम खान ने बिल्डोजर चलवा दिया। वहां पर बहुत गरीब बेचारे लोग रहते थे, वो सब लोग सड़क पर आ गए, रोते रहे, बिलखते रहे, मगर आजम खान को रहम नहीं आया। और ऐसे ही किला के सामने एक मदरसा था, बहुत पुराना मदरसा आलिया। उस मदरसा आलिया को जो वक्फ था और ब्रिटिश के दौर से चला आ रहा था, उसका बड़ा नाम था। उस मदरसा आलिया को आजम खान ने अपने दौर में ख़त्म कर दिया, और वहाँ पर मदरसा आलिया को ख़त्म करके रामपुर पब्लिक स्कूल का बोर्ड लगा दिया गया। और वहाँ से जो किताबें हैं वो चोरी करके जौहर यूनिवर्सिटी में रखी गई। तीसरी मिसाल, जौहर यूनिवर्सिटी में खुद लोगों की ज़मीनें जो ज़बरदस्ती कब्जा करके बाउंड्री बना ली गई थी, वक्फ की ज़मीनें थी, कब्जा करके बाउंड्री बना ली गई थी, उन तमाम ज़मीनों को अभी जो है गवर्नमेंट ने उसको जो है जो मुस्तहिक था उसको वापस दिया गया। एक होटल बहुत शानदार बनाया गया था, बहुत पैसा लगाया गया था, वो वक्फ की ज़मीन थी, उस पर जो है वो कब्जा किया गया। इस तरीके से मैं आपको 10 से 12 जगह सिर्फ रामपुर की मैं बता सकता हूं। बरेली में आप समझ लिए, बरेली में कोतवाली है, ये प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं, ये एड्रेस नोट कर लें। कोतवाली और पुराने रोडवेज के बीच में एक कब्रिस्तान था। समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं जनाबे आली, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं। क्यों उन्होंने आप डर क्यों रहे हैं विधायक? अरे कुछ नहीं करेंगे, नाम ले लीजिए आप। सपा के दौर में सपा के शासन में हाँ। कब्रिस्तान पे बिल्डोजर चलवा दिया, और कब्रिस्तान पे बिल्डोजर चलवाने के बाद में फिर उस पर जो है वो 3 मंजिला मार्केट बनवाई है। मैंने डीएम से उसी वक्त शिकायत की थी, और मैंने 2 महीने तक करके मेरी शिकायत पर रुका रहा, मगर उन्होंने वहां अखिलेश यादव से फोन करवाया डीएम को, तो डीएम साहब ने मुझसे कहा कि मौलाना अब मैं इसकी बात नहीं मानूंगा, तो मेरा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मैं सिलेंडर हो गया, और उस कब्रिस्तान की जमीन पर समाजवादी पार्टी के विधायक ने अखिलेश यादव के दौर में मार्केट बनवाई है। शर्म आना चाहिए इनको, जो चोरों का समर्थन कर रहे हैं, वक्फ की जमीनों को बर्बाद करने वालों का समर्थन कर रहे हैं, जो कब्रिस्तान को बेचने वालों की बात कर रहे हैं। मौलवी साहब, उस विधायक का नाम लेने में आपको डर क्यों लग रहा है? योगी जी की सरकार है, कुछ नहीं होगा, बताइए, मैं गारंटी लेता हूं आपकी। मैं कल से, जब से मैंने ये बयान दिया है, तब से मेरे पास में समाजवादी पार्टी के लोग गालियों भरे फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, और आलोक जी की बात जाएंगे, लेकिन पहले एक बार मधु मुकुल जी हाथ उठा रहे हैं। मैं पता है आपने जिस तरीके का मुद्दा उठाया है, गालियां तो पड़ेंगी आपको। जी देखिए, मुझे एक बहुत हंसी आ रही है हिपोक्रेसी की। अभी अशोक गुप्ता जी क्या कह रहे हैं, आपने सुना होगा कि इनके पास प्रूफ है, जाके एफआईआर कराएं। इन्होंने सलाह अखिलेश जी को नहीं दी कि जाकर के पहले एफआईआर कराएं।
अगर उनके पास था। अखिलेश इतनी सारी चीजें, आपको याद है अखिलेश ने एक बात कही थी कि गूगल मैप पर सामान हट जाएगा, पता नहीं कैसे इंजीनियर हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, हिपोक्रेसी है। और दूसरी बात, अभी जैसे कि मौलाना जी ने कहा चोर, भाई देखिए सपा का अगर आप गूगल करोगे तो उसमें आएगा चोरों की सरदार नहीं है। आप जानते हैं एक डिप्टी एसपी ने, डिप्टी डीएसपी ने एक बेचारे ने उसको क्या नाम था, अंसारी को, उस पर लगाया था गुंडा एक्ट, अरेस्ट किया था और अवैध असलहे के, याद है आपको ना? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। शैलेंद्र सिंह की क्या हालत हुई होती है मेरी उनसे जी, आपको याद है? हाँ, अब आपको याद है अमिताभ ठाकुर को यहाँ ये यादव ने अपने कब्जा में ले रखा था। एक मुख्यमंत्री कहता है कि मेरी कसम उसको छोड़ दो, और बड़ा वायरल है, मेरे पास अब भी है वो वीडियो, जिसमें मुलायम सिंह जी कहते हैं कि तुम्हें याद है मैं तुम्हें जिंदा बचा दिया था। भाई ये लोग ऐसा कहते हैं कानून की बात, तो मुझे शर्म आती है, क्योंकि हम लोग कानून वाले हैं। अभी ये कह रहे थे कानून की बहस नहीं हो रही थी। अरे भाई जब बात कानून का उठेगा तो कानून की ही बात होगी ना। और भारत में कोई भी चीज जो बगैर कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के विपरीत हो रही है, वो कानून का विषय है और कानून उसमें इंटरवेन करेगा और करना चाहिए। लेकिन मेरे समझ नहीं आता ये लोग इतने हिपोक्रेट क्यों हैं और डॉक्टर शब्द लगाकर ऐसी बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे महसूस हो रहा है। एनीवे, रिजवी जी ने मेरी बात को स्वीकार किया और वो पत्र लिखने वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति को कि जितने भी यहाँ संस्थाएं हैं सबकी जांच होनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। मैं इसका स्वागत करूंगा और मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि सरकार इमीडिएटली वक्फ बोर्ड पर एक एसआईटी गठित करे और उसमें एसआईटी गठित करने में मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट रास्ते में आएगा। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन नया वक्फ एक्ट है, न कि उसके इम्पेलजमेंट को रोका गया है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बिल्कुल, ये तो वो तो एक्ट को चैलेंज किया था वो सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल वो सुप्रीम कोर्ट में है। बिल्कुल। तो हमारा जो भारत सरकार है वो एसआईटी गठित कर सकती है। संपूर्ण भारत में, पैन इंडिया में जितने वक्फी संपत्तियां हैं उनके ऑडिट का आदेश दे सकती है। ये उनकी पावर में है, बिल्कुल उनके जुरिसडिक्शन में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिजवी साहब एक सवाल है कि आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, तो ये आरोप क्या, जो जैसे आपने रामपुर के बहुत सारी जगहों का आपने जिक्र किया यहाँ पे, तो इन सब जगहों के सब आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं इसके पास, ये सब जानकारी तो सरकार के पास भी है क्योंकि सरकार ने तो कार्रवाई भी की है बहुतों पे। तो अब जो नया फ्रेश आप कर रहे हैं वो केवल रामपुर का ही मसला है या आप कह रहे हैं कि और भी कहीं पे? अगर है ऐसा तो डॉक्यूमेंट्स आप डाल करके एफआईआर की तरफ क्यों नहीं बढ़ते हैं? देखिए इसमें एफआईआर से मसला नहीं बनेगा। एफआईआर जो है कई लोगों के खिलाफ लिखी जा चुकी है। बरेली में कई एफआईआर लिखी गई हैं, बिजनौर में कई एफआईआर लिखी गई हैं, रामपुर में, बाराबंकी में कई एफआईआर लिखी जा चुकी हैं, खुद लखनऊ में कई एफआईआर लिखी जा चुकी हैं। मगर सिर्फ एफआईआर से काम नहीं बनेगी जब तक मुख्यमंत्री एसआईटी गठन नहीं करेंगे और उसकी जांच प्रक्रिया नहीं होगी। आला सतही की जांच में ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा और ये एफआईआर से मसला नहीं बनेगा। इसलिए मैंने जो है वो एफआईआर की तरफ कोई बात नहीं कही। मैं तो सीधे सीधे बात कर रहा हूं जांच की। हाँ, अगर कोर्ट इसमें कोई दिलचस्पी ले ले, सुविधा संज्ञान कोर्ट ले ले, तो शायद और बड़ी बात हो सकती है। और कोर्ट अगर प्रूफ मांगेगा तो प्रूफ दिया जाएगा, सारे प्रूफ हैं। मैंने अभी बरेली में एक कब्रिस्तान की मैंने बात कही कि बरेली का बच्चा जानता है कि कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान को लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि उस कब्रिस्तान पर बिल्डोजर चलाया गया। और आपको हैरत होगी, मैं आपको बताऊं, वो जो मंत्री जी थे, वक्फ मंत्री थे, आजकल विधायक हैं, समाजवादी पार्टी में हैं। तो उन्होंने क्या किया, रात में जो वक्फ की जो मिट्टी थी, वो सॉरी कब्रिस्तान की जो मिट्टी थी वो ट्रैक्टर ट्रालियों में भरवा करके, हमारे यहाँ 15 किलोमीटर शहर से करीब में एक रामगंगा नदी है, वहां उसको डलवा दिया ताकि उसमें जो हड्डी गुड्डी हो, जो भी हो, फुजला हो, वो सब वहां नदी में पड़ गया। और फ्रेश खेत से जमीन वो मिट्टी लाई गई और मिट्टी वो कब्रिस्तान में पाटी गई। उसके बाद में पूरी मार्केट की बिल्डिंग तैयार हुई। आज 3 मंजिला मार्केट उस कब्रिस्तान के ऊपर तैयार खड़ी है। और कौन है तैयार मालिक? समाजवादी पार्टी का आदमी। मैं इस तरीके से न जाने कितनी जगह आपको गिना दूंगा कि
लोगों के कब्जे लेकिन हैं। सर जब ये और मामला इसी कोर्ट कब्जे में की जाएगा वजह या से- जब एसआईटी की जांच होगी तो वहां जब मांगा जाएगा, तो आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं पे नहीं, आपने सरकार पे ही आरोप लगाया है, तो ये चीज तो प्रूफ करना होगा ना हमें कि हाँ सरकार का संरक्षण था या सरकार ने कहा था। ये चीज कैसे प्रूफ करेंगे? पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। जब जरूरत पेश आएगी तो वो सारा रिकॉर्ड पेश किया जाएगा, दिया जाएगा, दिखाया जाएगा। जहां जरूरत पड़ेगी, वहां कानूनी इदारों में जरूरत पड़ेगी तो कानूनी इदारों के सामने भी वो तमाम प्रूफ पेश किए जाएंगे। जिन जिन जगहों पे कब्जे किए हैं उनके मालिकान भी खड़े होंगे, सामने दावा दायर करेंगे। कोई ऐसा नहीं है मैंने हवाई बात कही है। बिल्कुल। ये हवाई बात कहने की मेरी आदत नहीं है। जब तक कोई पुख्ता सबूत, प्रूफ, दलील न हो उस वक्त तक मैं कोई बात नहीं कहता हूँ। बिल्कुल सही बात है, और कोई हवाई मान भी नहीं रहा है आपके दावों को। मैं एक चीज़ और सलार गाजी वाले पे भी मैं चाहूँगा आपकी टिप्पणी, चूंकि प्रोग्राम को ख़त्म करने का समय हो रहा है। सलार गाजी का जो मज़ार है वहाँ बाराबंकी में, वहाँ भी जो चढ़ावा 100 करोड़ की चढ़ावे की चोरी का इल्ज़ाम है, तो क्या उस पर भी आप करेंगे कुछ, उस पर भी कुछ बताएंगे आपकी, क्या सही में ये हुआ है या केवल दावा किया जा रहा है? ये इसमें ये प्रक्रिया चल रही है 2 साल से जी। 2 साल से वहां पर लोग जो है वो डीएम से मिल करके, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से मिल करके, वक्फ मंत्री से मिल करके एप्लीकेशनें दे रहे थे। उस पर अभी फिलहाल डीएम ने एक जांच कराई है और जांच करा के शासन को भेज दिया है। और जो लोग चोरी की बात कर रहे हैं, चढ़ावा चोरी की बात कर रहे हैं, उनकी बातों में दम है और वो सही है। चोरी हुई है। और चोरी किसने की? वहां बहराइच के पूर्व एमएलए, पूर्व डिप्टी स्पीकर वकार अहमद शाह के जमाने में, जो समाजवादी पार्टी के सेकंड लाइन के मुस्लिम लीडर थे, और अब उनके उत्तराधिकारी हैं उनके बेटे शाह साहब, मसूद शाह नाम है या ऐसे कुछ नाम है, बहरहाल डॉक्टर वकार शाह के बेटे हैं। तो वो वहां भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं। और इस सिलसिले में जांच होगी, कुछ ना कुछ चीजें आगे बढ़ेंगी। अब देखिए आगे क्या होता है। जो लोग तो मैं तो कहूँगा बिल्कुल सही कहा। मैं मधु मुकुल जी, मैं आपके पास जाऊँगा आखिरी कमेंट के लिए कि राम मंदिर में चंदा चढ़ावे की चोरी, मुझे लगता है कि बस बाकी घोटालों की राह खोल दी है, कि राम जी ने कहा कि भाई देखो इस बहाने जो है जहाँ जहाँ घोटाले हुए हैं सबकी बात जो है एक साथ कर लो और सबको दुरुस्त कर दो। मधु जी, आपको याद होगा कि मैंने पहले कहा कि रिजवी साहब क्या करें, एक शिकायत पत्र करें। जितने भी दरगाह, आपने नोट किया होगा दरगाह शब्द यूज किया था, क्योंकि मेरी भी दरगाह, जितने भी दरगाह हैं, वक्त पे जमीन है, मस्जिद है, जितने आश्रम हैं, मठ है, चर्च है, या जितने भी तथाकथित धार्मिक इंस्टीट्यूशंस हैं, सबका ऑडिट करवाया जाए। और सरकार अगर करवाएगी तो मैं समझता हूं उस ऑडिट में इतनी सारी रिकवरी हो जाएगी कि सरकार को अपने बजट की चिंता नहीं करनी होगी। आई अश्योर यू। लेकिन सरकार करवाए तो सही, सरकार केवल उन्हीं संगठनों का कराएगी जो शांत रहते हैं, जो नंगा नाच नहीं करते। नंगा नाच करने वालों के खिलाफ जुडिशरी भी नहीं बोलती। नहीं, जुडिशरी को भी इसमें इंटरवेन करना चाहिए, इसमें डायरेक्शन देना चाहिए। मेरा तो एक्सपीरियंस है, अनुभव है। मैंने देखा है कि जुडिशरी एक विषय पर शांत हो जाती है और एक विषय पर बिल्कुल घमासान मचा देती है। बिल्कुल सर, आप बोलेंगे तो मैं नहीं बोल सकता। आप लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आप बोल सकते हैं। बिल्कुल सही बात रिजवी साहब ने कही कि मुलायम सिंह की सरकार में सबसे ज्यादा, मुलायम और अखिलेश की सरकार में सबसे ज्यादा करप्शन। हाँ भाई, उनको तो मुल्ला मुलायम लोग कहते थे, तो उनको आपत्ति भी नहीं होती थी, बोलती थी मुझे आपत्ति नहीं है इसमें क्योंकि उसी के लिए। लेकिन क्या है, मुल्ला मुलायम से आपत्ति नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन आप सेलेक्टेड मुसलमानों के लिए काम कर रहे हो। आप गरीब मुसलमानों का हक जो है आप अपने चहेते मुसलमानों को दे रहे हो, और इसी वजह से ये समस्याएं हैं। शहाबुद्दीन साहब, आखिरी 30 सेकंड में आप चाहूंगा इस पे कमेंट की। मुसलमान के लिए आप कर रहे हो तो ठीक बात है, लेकिन आप क्या सेलेक्टेड मुसलमान के लिए कर रहे हो? आप जो है गरीब मुसलमानों का हक जो है अपने चहेते मुसलमानों को दे रहे हो, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। जी बिल्कुल, नाइंसाफी का सिलसिला मुलायम सिंह के दौर से शुरू हुआ और गरीब मुसलमानों का ये हक है तो उसे वक्फ से होने वाली आमदनी गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों का हक है, उन्हीं के दरमियान खर्च की जानी चाहिए। और अगर ये ऐसा होता है तो पूरे भारत से मुसलमानों की गुर्बत खत्म हो जाएगी। कोई भारत में भीख मांगने वाला मुसलमान नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल, भीख मांगने वाला, पंचर साटने वाला और आतंक करने वाले, क्योंकि जो आतंकी होते हैं शहाबुद्दीन साहब वो भी तो इसी में से होते हैं ना।
इन्हीं को बरगला जी, दिया जाता बिल्कुल। है। जब वो माशी तौर पर यानी आर्थिक तौर पर परेशान होते हैं तो वो गलत फैसला कर लेते हैं, गलत कदम उठा समझ लेते जाता हैं, हूं। जिसकी वजह से वो परेशानियों का सामना करना पड़ता बिन है। लादेन गरीब अगर नहीं गुर्बत था, खत्म हो जाए बाहरी तो गरीब नहीं था, ये सोच भी तो कट्टरपंथी नहीं। सोच भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए शाहबुद्दीन साहब, आपका, मधुमुकिम त्रिपाठी जी आपका, हाजी नाजिम जी आपका, रालोक जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। लेकिन वक्फ बोर्ड की ज़मीन का घोटाला जिस तरीके से सामने आया है, बार बार सामने आया है, लेकिन अभी तक कोई एसआईटी या कोई सीबीआई की जांच इसमें नहीं हुई और कोई ऑडिट अगर हो तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये मौका है, दस्तूर भी है। अगर राम मंदिर चढ़ावे चोरी की बात हो रही है, उसकी जांच हो रही है, उसके लिए एसआईटी गठित किया जा रहा है, तो वक्फ घोटाले पर भी एक एसआईटी गठित किया जाए और इसके लिए भी जाँच की जाए और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना।